1990 भारत और चीन दोनों बराबरी पर खड़े थे। जीडीपी लगभग समान, आमदनी लगभग बराबर और भविष्य की उम्मीदें भी। लेकिन आज चीन एक ग्लोबल सुपर पावर बन गया है और भारत अभी भी संघर्ष कर रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ इन 30 सालों में? क्या डेमोक्रेसी हमारी कमजोरी बन गई या हमारी नीति में कुछ कमी रह गई? इस कहानी में हम जानेंगे भारत और चीन के बीच के उस असली फर्क को जो आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरा है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। 1990 में सोचिए, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं वो लगभग एक ही जगह खड़ी थीं। हाँ। लेकिन आज चीन की इकोनॉमी भारत से करीब 5 गुना बड़ी कैसे हो गई, ये सवाल है। हमारे पास एक विश्लेषण है और वो इस बढ़ते फासले के पीछे की कुछ वजहों को टटोलता है, खासकर शिक्षा और आर्थिक नीतियों के एंगल से। तो चलिए इसी विश्लेषण के सहारे ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस आर्थिक दौड़ में मतलब ये दो रास्ते इतने अलग कैसे हो गए। क्या ये फर्क शिक्षा की जड़ों में था, या आर्थिक सुधारों की दिशा में, या फिर वो राजनीतिक हालात? आइए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं 1990 के कुछ आंकड़ों से। हाँ। तब भारत की जीडीपी आप देखिए करीब 320 अरब डॉलर थी और चीन की 360 अरब डॉलर, मतलब लगभग बराबर में। बिल्कुल मामूली सही पर आगे था। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। चीन 18.5 ट्रिलियन डॉलर के पार और भारत लगभग 3.9 ट्रिलियन डॉलर। ये तो बहुत ही बड़ा अंतर है। हाँ, बहुत बड़ा। और ये फर्क सिर्फ अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है ना? जैसे साक्षरता दर, चीन में 97%, भारत में करीब 78%। औसत उम्र भी देखें तो चीन में 78 साल, भारत में 70 साल। तो सवाल है, इन आंकड़ों के पीछे चल क्या रहा है? कहानी का एक बड़ा हिस्सा, जैसा आपने कहा, शायद शिक्षा नीति से जुड़ा है। विश्लेषण बताता है कि चीन ने बॉटम अप रास्ता चुना। मतलब पहले बुनियादी शिक्षा, एकदम जड़ से शुरुआत। 1905 के आसपास आधुनिक शिक्षा आई, फिर 1922 में 6 साल की प्राइमरी शिक्षा का प्लान, और 1985 तक तो 9 साल की स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी। इसके बाद वो गए व्यावसायिक, मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग पर, और फिर कहीं जाकर उच्च शिक्षा पर फोकस किया। अच्छा, तो पहले नींव मजबूत की। हाँ बिल्कुल। और भारत में यहाँ क्या हुआ? दादी के बाद टॉप डाउन नजरिया ज्यादा रहा। मतलब हमारे IITs, IIMs जैसे बेहतरीन उच्च शिक्षण संस्थान बनाने पर शुरू में ज्यादा फोकस था। बुनियादी शिक्षा पर वैसा जोर वो शायद बाद में आया, जैसे प्राथमिक शिक्षा का अधिकार कानून वो 2009 में लागू हुआ। तो क्या इसका असर जमीनी स्तर पर दिखता है? क्योंकि विश्लेषण में ACR 2024 रिपोर्ट का जिक्र है, जो कहती है कि ग्रामीण भारत में तीसरी क्लास के 76% बच्चे दूसरी क्लास की किताब भी ठीक से नहीं पढ़ पाते। ये तो मतलब काफी चिंता की बात है। हाँ, ये बहुत चिंताजनक है और ये कहीं न कहीं उस नीतिगत अंतर से जुड़ता है। चीन ने पहले क्या किया? उन्होंने स्कूलों में बच्चों को लाने पर, मतलब एनरोलमेंट बढ़ाने पर जोर दिया। जब वो लक्ष्य हासिल हुआ, तब उन्होंने शिक्षकों की ट्रेनिंग, उनके वेतन, इन सब पर काम किया। भारत में शायद शुरुआत से ही वर्ल्ड क्लास संस्थान बनाने की सोच हावी रहे। इसे शायद बड़े पैमाने पर जो बुनियादी शिक्षा की क्वालिटी और पहुंच है, वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई। और वोकेशनल शिक्षा में भी देखे कितना बड़ा फर्क है। 2010 तक चीन में करीब आधे तृतीयक छात्र वोकेशनल कोर्स कर रहे थे। आधे? हाँ, लगभग 49%। और भारत में सिर्फ 10%। और अब तो चीन स्कूलों में AI की पढ़ाई भी अनिवार्य कर रहा है। तो वो लगातार आगे की सोच रहे हैं। अच्छा, शिक्षा से आगे बढ़े तो आर्थिक सुधारों की बात आती है। 1978 के बाद चीन में डेंग शाओपिंग के सुधार, क्या ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था? बिल्कुल, बहुत बड़ा। कृषि सुधारों को देखें। किसानों को अपनी जमीन पर ज्यादा कंट्रोल मिला, अपनी उपज बाजार में बेचने की आजादी मिली। नतीजा, 1978 से 1997 के बीच अनाज का उत्पादन 61% बढ़ गया। 61%? हाँ, ही ज्यादा है। बहुत ज्यादा। फिर आए टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस, यानी TVEs। मतलब गांवों और कस्बों में छोटे छोटे उद्योग लगे, कपड़े, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स। और इन्होंने किसे काम दिया? उन्हीं लोगों को जिन्हें बुनियादी या वोकेशनल शिक्षा मिली थी। तो वो शिक्षा यहाँ काम आई। अच्छा, तो शिक्षा और उद्योग साथ साथ चले। हाँ बिल्कुल। और साथ ही चीन ने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई, यानी विदेशी व्यापार और निवेश के लिए दरवाजे खोल दिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए, वहाँ टैक्स में छूट, नियम आसान। इससे विदेशी कंपनियां खूब आईं
और चीन के सस्ते और प्रशिक्षित कामगारों ने इसमें बहुत मदद की। और भारत में उस दौरान क्या स्थिति थी? विश्लेषण कहता है कि यहाँ मामला थोड़ा अलग था। हाँ, उस दौर में भारत में फोकस सरकारी कंपनियों यानी PSUs पर ज्यादा था। प्राइवेट सेक्टर के लिए माहौल उतना कह सकते हैं कि आसान नहीं था। लाइसेंस राज का भी जिक्र आता है। एक बहुत जटिल सिस्टम था वो, मतलब नई कंपनी खोलना, काम बढ़ाना बहुत मुश्किल था। कहते हैं कि 1959 से 1990 के बीच करीब 35% लाइसेंस आवेदन तो सीधे खारिज हो जाते थे। हाँ, और भारत के जो SEZs थे वो भी चीन जितने कामयाब नहीं हो पाए, उतने आकर्षक नहीं बन पाए। लेकिन फिर 1991 के बाद भारत के सर्विस सेक्टर में तेजी आई। उसका क्या कारण रहा? हाँ, ये एक दिलचस्प मोड़ है। यहाँ भारत की एक ताकत काम आई। वो थी अंग्रेजी बोलने वाले कुशल लोगों की बड़ी संख्या। इसने IT और दूसरी सर्विस कंपनियों को बहुत आकर्षित किया। तो ये भारत की अपनी एक कहानी है। विश्लेषण में कुछ सामाजिक राजनीतिक फैक्टर्स पर भी बात की गई है। जैसे चीन में राजनीति पर धर्म का असर कम बताया गया है, नास्तिकता को बढ़ावा और आपराधिक रिकॉर्ड वालों के चुनाव लड़ने पर रोक। हाँ, और वहीं भारत के संदर्भ में विश्लेषण कुछ और चीजें पॉइंट आउट करता है, जैसे राजनीति में धर्म और जाति का प्रभाव, चुनावों के समय मुफ्त की योजनाओं मतलब फ्रीबीज पर जोर, और राजनीति का अपराधीकरण। ADR की रिपोर्ट का हवाला है कि करीब 45% मौजूदा विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो विश्लेषण ये सवाल भी उठाता है, मतलब कोई पक्ष नहीं ले रहा, पर एक सवाल है कि क्या भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें बार बार सरकारें बदलती हैं, वो राजनीतिक अस्थिरता भी धीमी आर्थिक गति का एक कारण रही है, जबकि चीन की जो एकदलीय स्थिर व्यवस्था है उसने शायद लंबे अवधि की नीतियां लागू करने में ज्यादा मदद की। ये एक सोचने का बिंदु है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को, इस विश्लेषण को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? देखिए, मुख्य तौर पर शायद 3 बातें हैं चीन के पक्ष में। पहला, उनका शुरुआत से ही बुनियादी और फिर व्यावसायिक शिक्षा पर जोर, एक सॉलिड फाउंडेशन। दूसरा, कृषि और ग्रामीण उद्योगों में बहुत कामयाब सुधार, जमीनी स्तर पर बदलाव। और तीसरा, विदेशी निवेश खींचने की एक बहुत सोची समझी और आक्रामक रणनीति। इन सब ने मिलकर चीन की जो तेज तरक्की हुई उसकी नींव रखी। और भारत के संदर्भ में देखें तो? भारत के संदर्भ में शायद उच्च शिक्षा पर शुरुआती फोकस ज्यादा रहा, बुनियादी शिक्षा के विस्तार में थोड़ी देरी हुई। नियमों की जटिलता, लाइसेंस राज जैसी चीजें और कुछ सामाजिक राजनीतिक फैक्टर्स जो शायद विकास के मुख्य एजेंडे से ध्यान भटकाते रहे, ये कुछ संभावित कारण हो सकते हैं धीमी रफ्तार के। ये वाकई सोचने वाली बात है। और अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो क्या ये जो बदलती दुनिया है, इसमें तेजी से आगे बढ़ने के लिए शिक्षा व्यवस्था में लगातार सुधार करते रहना, उसमें अनुकूलन लाना, जैसे चीन अब AI पर ध्यान दे रहा है, क्या यही सबसे अहम चाबी है? इस पर जरूर सोचना चाहिए।